16 हो जाएगा। वाह, अब 16 है ना चिराग? 40 माइनस 16 कि 40 प्लस 16? क्योंकि प्राइस हैज गॉन डाउन, क्वांटिटी 16 से चेंज होगा। चेंज, आपने चेंज निकाला है। 40 माइनस वाले कौन है? 16 जो बोल रहा है, कोई माइनस बोला है? प्राइस हैज गॉन डाउन, 40 पे 16 माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस होगा। वाई? द लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क, प्राइस फॉल्स क्वांटिटी विल राइज। सो 16 was the change. Change could be positive, could be negative. When the price falls, quantity has to rise. 40 plus 16 is 56. So your answer is 56. Please check. Correct है? रोशनी, would we try the next sum? नहीं करेंगे तो बोल दीजिए, नहीं हम अभी रेडी नहीं है, तब तो पक्का करना चाहिए आपको। कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई। नहीं होगा, नहीं होगा, क्या बिग डील है? बोलिए। 2011 का 50% से QD चेंज हुआ है। ओ, ये इनकम इलास्टिसिटी का है, वो हम अभी तक आपको पढ़ाए नहीं है, बच गए आप। नहीं है अभी। और कोई सवाल है? हाँ, तो एक बार फिर से रोशनी आते हैं। विच ईयर? 2013, 14। बोलिए। 4 रुपए पे आप 100 खरीदते थे, ठीक है? इस बार ये निकालना है मैम। लेट चेंज इन प्राइस बी एक्स। सो डू यू नो चेंज इन क्वांटिटी? 25। लेट चेंज इन प्राइस बी एक्स। इस सवाल में प्राइस खोजना है। आप बोलेगा इलास्टिसिटी इक्वल टू, वो बोल देगी, घबराओ मत। इनटू ओरिजिनल प्राइस पता है 4, ओरिजिनल क्वांटिटी, एंड क्वेश्चन में मेंशन्ड है द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो मेंटली कर सकते हैं, पता है व्हाट परसेंटेज इज 100 to 75? 25%. So price has to go up by 25%. You could do it mentally. I'm saying don't. Equal to 1. Now solve for x. ये 100 ना इधर चला जाएगा, तो 100 is equal to 100x. Do you agree? रोशनी, अगर math is an issue ना, please tell me. I sympathize and empathize with students who are not good in math. Class 8 में ना, तो बस ठीक है, आपको तो पता है, आप आ जाओ इधर पढ़ा दो। x is equal to 1 है ना? x क्या पकड़े थे आप? What did you consider x? Change in price. So price will go up or go down. Quantity has gone down. Price would increase. So the new price is 5 rupees. See, I am guaranteeing you 3 marks. अक्षत बोलिए ना सर, कोई दिक्कत है? आर्यन पक्का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ 5 रुपया लिखना ही आंसर है आपका। रुपीज लिखना होगा। प्लीज प्लीज मेरा बात समझिएगा। दिस इज अ फ्री 3 मार्क क्वेश्चन फॉर यू। सॉरी, नहीं, यूनिट्स। प्राइस में रुपीज, उसमें यूनिट्स। इतना ही सिंपल है। मैं आपको इसीलिए ना, आई डेंट वांट टू से कि अच्छा ये सब आता है और फिर आप मेरे पे बिलीव नहीं करें। दैट इज व्हाई आई टोल्ड हर टू टेक आउट द बुक एंड ओनली सॉल्व द बोर्ड क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस हैं, पर आई जस्ट वांटेड टू शो यू द स्टैंडर्ड ऑफ आईएससी कि कैसे सवाल आते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड। तो ये परसेंटेज मेथड आप कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट मेथड का नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये आग का ही पार्ट है। Bhavika, are you the one like me or other normal people who are influenced by a sale, or are you the people who don't buy from sale and you know the हम तो भाई बहुत प्राइसी हैं, ये सेल का माल हम नहीं खरीदते हैं? नॉर्मल लोग हैं आप। नहीं कुछ है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट जैसे हम किसी को बोलते हैं ना सेल लगा है तो अच्छी, सेल का कौन खरीदता है? तो हम तो भाई सेल का ही खरीदते हैं। सेल लगा है तो ही दुकान जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। पॉइंट क्या है?
प्राइस जब 400 रुपया था, ये घर से निकली थी, बोली थी 10 टी शर्ट लेके। व्हाट वाज हर टोटल एक्सपेंडिचर? 4000 रुपया। So the moment she entered South City Mall, she came to know the same t-shirts are now for 200 rupees. So फट से फोन लगाया मम्मी को, मम्मी आपको मालूम है 50% ऑफ चल रहा है, अच्छा मैं रखती हूँ बाय। मम्मी घर में सोच रही है कि अच्छा 400 की चीज 200 हो गई है, पक्का बेटी घर पैसा बचा के लाएगी। कितना ले लेगी? 10 का 12 कर लेगी। 12 भी खरीदे तो कितना रुपया होता है? 4000 खर्चने वाली थी, खर्ची कितना है? 2400। अच्छा, क्वांटिटी में इंक्रीमेंट है कि नहीं है? है। अगर वो सोचिए 200 रुपया में 15 भी ले ले तो भी घर पैसा बचा कर ही लाएगी। ट्रू फॉल्स? अगर दाम गिरे, क्वांटिटी नहीं सर, क्वांटिटी नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए, इसका मतलब भाविका इज नॉट शोइंग अ ह्यूज रिएक्शन टू द चेंज इन प्राइस। द प्राइस फेल, शी बॉट अ फ्यू मोर क्वांटिटीज बट नॉट इन अ ह्यूज अमाउंट। टू हर मॉम सरप्राइज, भाविका कम्स एंड सेज, आपको मालूम है मम्मी मेरा तो ज्यादा खर्चा हो गया, पहले मैं कितना 10 लेने वाली थी, मैं जाकर 25 ले आई। So with the fall in price, total expenditure went in which direction? Increased. अभी confused मत होइएगा, not quantity. When price falls, there are two types of people, unaffected by it. When price falls, if you are very unaffected by it, your total expenditure should fall because you are buying almost the same quantities. So your expenses will go down. But certain people will react to this price drop and end up buying huge quantities, ending up buying more than what they were. And this is what Swiggy plays with. अरे 175 का बिल करो, फ्री डिलीवरी करवाते हैं हम आपकी। You buy more than 100, you can use jumbo coupon, 30% off. So what you do when price falls, you end up actually in totality spending more than what you were. On the other hand, price drops, you buy a little more, it still quantity increases. मैं 50% इंक्रीमेंट भी दिखा दूं ना इधर, तो भी मेरा खर्चा जो है एक्सपेंडिचर, इट्स फॉल्स. I don't know whether I am able to make myself clear or not. If price and total expenditure not quantity, are moving in the same direction, दाम बढ़ने पर खर्चा बढ़ जाए, दाम गिरने पर खर्चा गिर जाए, आप इनइलास्टिक हैं, आपको फर्क नहीं पड़ा बेसिकली. With the rise in price, you bought almost the same quantities, it didn't matter. आप क्या है सर, सेल वाले, मतलब सेल वाले कोई है इधर प्राउडली जो बोले नहीं हम नहीं लेते सेल से? कौन? आप हैं? नहीं नहीं, अरे तो सेल वाला लोग तो अक्षत, सॉरी, हाँ. तो हम तो आई ऑलवेज से बी प्राउड ऑफ इट, ये छुपाने का बात नहीं है. अच्छा, पुराने ज़माने में ना ठीक है, ह्यूमिलिटी, हम्बल वाज अ वेरी नाइस थिंग. हाँ, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ट्राइंग टू रब इट ऑन समबडीज एल्सेस फेस, ट्राई टू शो ऑफ, इट इज़ अ गुड थिंग. बहुत मेहनत से आता है गुरूर, हम यही बोलते हैं. डोंट ट्राई टू मेक फन ऑफ एनीवन, बट इफ यू आर वेयरिंग कैल्विन क्लाइन, प्लीज शो इट टू पीपल. इफ यू आर वेयरिंग सुपर ड्राई, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, कि भाई मजाक नहीं है 4000 का टी शर्ट पहनना, पहनो उसके बाद जज करो, है ना. कार्पे डियम पहन रहे हो तो गर्व से पहनो. पॉइंट क्या है, दाम बढ़ा, मुफद्दल गया सुपर ड्राई का स्टोर में, बोला सर प्राइसेस हैव गॉन अप फ्रॉम 4000 टू 4500. आई डोंट केयर, 4 लेना था 4 ही बांध दो. He didn't respond to the price rise, he ended up paying more, but he still bought those quantities. With the rise in price, total expenditure rose. With the fall in price, total expenditure fell. That means you are inelastic. But on the other hand, मेरे को अगर आप सुपर ड्राई भेजें
और वो बोले सर 4,000 की टी शर्ट 4,500 की हो गई है, थैंक यू, यू हैव अ वेरी नाइस स्टोर, आई विल कम बैक लेटर. Simple as that. I will react to price. Acha, you have to understand this, huh? There is nothing wrong in being in both categories. It has nothing to do with income. It has nothing to do with status. It is you as an individual person. आपको वो पसंद है भाई, तो आप वो करो. हमको ये पसंद है, हम ये करेंगे. It is my freedom, my choice. That is why I am doing this. I may be ending up buying more amount of t-shirts and spending more amount of money from a cheaper shop. अगर बात खर्चे पे आ जाए, हो सकता है वो सस्ते ब्रांड वाले अमाउंट की दुकान पर खर्चा मैं एक्चुअली ज्यादा करके आऊंगा. So it is not about income. Please understand this. You have to get this in your head. It is about your reaction to price. And this is how these marketing companies play with you. They can easily write on a price tag 1,000 rupees, but they don't. They write 999. So in your subconscious mind, you are not paying 1,000, you are paying 900 something, which is just 1 rupee less than 1,000. But the pricing has been set as such to attract that customer कि 900 रुपए का है, 900 का नहीं है, 999 का है, 1000 का है, पर 1000 4 डिजिट नंबर है, पर 999 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट ही है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है. But they try to play. That is why I am saying elasticity is something that will help you understand your business better, help you understand the marketing better, mentality better. So when price will fall and total expenditure will rise, इसका मतलब ये प्रभावित है. These people are influenced with the fall in price. They end up actually spending more. Not quantity demanded. Quantity demanded works in opposite direction for both of them. Not quantity, total expenditure. This means that the consumer is elastic. So if you understood, very good. नहीं तो आर्यन एक ट्रिक है. Same direction, inelastic. Inverse direction, elastic. If price and TE are going in the same direction, price बढ़ा TE बढ़ा, price गिरा TE गिरा, inelastic है आप, फर्क नहीं पड़ता. लेकिन दाम गिरने पे आप ज्यादा खर्च रहे हो, दाम बढ़ने पे आप कम खर्च रहे हो. That means this price change affects you in both ways. So therefore you are an elastic consumer. Bhavika, is it not possible that something like this happens? 12 रुपए पे 5, खर्चा कितना हुआ? 10 रुपए पे 6. Total expenditure remains the same. You are unitary elastic. So if you've written it, very good. If you've not, please write. If price and total expenditure move in same direction, consumer is, फिर से सर, is inelastic. If price and TE are moving in inverse directions, elastic. If price rise or fall, TE remains the same. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यूनिटरी का मतलब क्या है? ड्रॉ. प्राइस एंड क्वांटिटी इज रिस्पॉन्डिंग द सेम. 60% से प्राइस गिरा है, क्वांटिटी भी 60% से बढ़ा है. क्लियर है? इसका डायग्राम ना बहुत इंटरेस्टिंग है यथार्थ. हम कोशिश करेंगे आपको बना के दिखाने का, पर हम गारंटी तो नहीं ले सकते, पर हम बोल रहे हैं शायद आप ये नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, ये कॉपीड है. राइज और फॉल, एरो दिया है ऊपर का तरफ नीचे का तरफ. कोई फॉर्मूला नहीं है मैम, दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरी क्वेश्चन. कमेंट ऑन द इलास्टिसिटी इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस एंड द टीई राइजेस. So I just want you to read the text once. Just elastic का definition, inelastic का definition
एंड यूनिटरी का डेफिनेशन प्लीज पढ़िएगा, देखिएगा आवाज पीछे तक जा रहा है कि नहीं, अदर सुनाई दे रहा है कि नहीं। When the fall in the price of a commodity results in increase in TE, अक्षत किस डायरेक्शन में, प्राइस गिरा है, TE गया है, क्या होने वाला है, क्या पढ़ने वाली है ये, इलास्टिक की इलास्टिक, इलास्टिक, और या प्राइस बढ़े एंड टोटल एक्सपेंडिचर गिरे, ये दोनों सिनेरियो क्या है, इलास्टिक। पढ़ दीजिए। ED greater than 1. We are more elastic. On the other hand, inelastic. When a fall in the price, मतलब सेम डायरेक्शन, प्राइस गिरेगा TE गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा TE बढ़ेगा, ठीक है। induces total expenditure and a rise in its price increases total A fall in price induces a fall in TE, a rise in price induces a rise in TE, inelastic. यूनिटरी क्या बोल रहा है, when total expenditure does not change with the change in the price. चेंज ही नहीं हुआ, दैट मीन्स यूनिटरी। भाविका आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे क्या, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, अच्छा इसको चेंज करिए, 12 पे 5, 10 पे 6, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आपका आंसर क्या है, यूनिटरी। व्हेन द टी रिमेन्स द सेम, यूनिटरी इलास्टिक। परसेंटेज मेथड में अलग आएगा, प्राइस चेंज बाय 20%, क्वांटिटी बाय 1/5, ये तो सेम हो गया, सॉरी नहीं मेरा गलती है, हम गलत एग्जांपल दे दिए। 10 पे 6, 12 पे 5, 20%, ये 1/6, 16.6%। चेंज बाय ओरिजिनल ना, ओरिजिनल तो 6 था। सो अगर हमसे पूछा जाए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट विच इज मोर एक्यूरेट, द आंसर इज परसेंटेज मेथड, बिकॉज देयर इज नो आंसर अटैच टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इट्स जस्ट कमेंटिंग इलास्टिक और इनइलास्टिक और यूनिटरी, बट ऑथेंटिसिटी इज ऑलवेज अबाउट परसेंटेज मेथड। इसका डायग्राम मैं आपको बता रहा था, बहुत अमेजिंग डायग्राम है। यथार्थ एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये एक मतलब ट्रेपीजियम जैसा एक तो चीज़ बना दिया ये लोग, और बोल रहे हैं ये एरिया ED ग्रेटर देन 1 है, ये एरिया ED लेस देन 1 है, और ये इक्वल टू 1 है। नहीं हो पा रहा है। ट्रिक क्या है जानते हैं, एक्सिस में प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया। अब सोचिए प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का इनवर्स डायरेक्शन है, कर्व का शेप क्या होगा, इफ द एक्सिस हैज एन इनवर्स रिलेशन, तो ये पार्ट कैसा है, ये इलास्टिक हो गया। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व कैसा होगा, तो ये एरिया क्या बन गया, इनइलास्टिक, और चेंज ही ना हो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर। सो ये डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां गलती से QD ले लिए, 0 है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड नहीं ले सकते आप, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन है। सो इफ देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू एक्सिसेस, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली कोरिलेटेड। कोरिलेशन याद कर सकते हैं 2 मिनट, ऐसा डायग्राम बनाते थे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। अपवर्ड स्लोपिंग है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इनवर्सली कोरिलेटेड है, चेंज ही नहीं है, यूनिटरी हुआ, चलेगा पक्का। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा ना, बस यही, ये लिख दीजिए इधर, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1।
क्या हुआ बताइए? इसको बोलते हैं कंजूसी, इसको नहीं बोलते हैं। आपको मालूम है सब यही छोड़ कर जाना है, ऊपर लेके कुछ नहीं जा सकते। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, ज्योमेट्रिक मेथड। तो हाँ, पॉइंट मेथड पे आ रहे हैं। सो अक्षत यहाँ पर दो बात मैं पहले बता दूँ आपको। सो देर इज अ डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला which is not even mentioned in the book, but if in case you are interested, it will take about half an hour. By there is a chapter called application of derivative in economics in class 11 and 12 if you've done it. So उसका derivation आपके scope के आपके syllabus में भी नहीं है और book में भी mentioned नहीं है, but कुछ बच्चे हैं उनको जानना होता है। तो अगर आप interested होंगे मेरे को बोलिएगा, हम आपको उसका एक अलग क्लास देंगे। Academically उसका कोई relevance नहीं है। फॉर्मूला पे एक बार के लिए आपको मेरे पे भरोसा करना होगा। द फॉर्मूला इज लोअर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर लाइन सेगमेंट। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। ये कैसे आता है मुफद्दल? एब्सोल्यूट रीजनिंग, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस। थैंक्स टू डिफरेंशिएशन डीडीएक्स ये डिराइव किया गया है, पर अभी फिलहाल के लिए लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट ये है कि एक आर्क में ना एक ओल्ड प्राइस है, एक न्यू प्राइस है, मैंने आपको बोला। तो देयर इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड देयर इज परसेंटेज मेथड। बट व्हाट इफ आई वांट टू नो इलास्टिसिटी ऑन अ कर्व? मतलब आई डोंट हैव अ प्राइस चेंज ऑन अ कर्व, इफ आई वांट टू नो एन इलास्टिसिटी, उसका मेथड क्या है? तो उन्होंने बोला एक मान लीजिए कर्व ले लीजिए आप, कोई भी कर्व, लेट्स से यही कर्व ले लेते हैं। कर्व का नाम क्या रखे? अंशुमान अग्रवाल नहीं कर सकते, यथार्थ पूरा नाम क्या आपका? अग्रवाल। वाई ए। वी नीड टू फाइंड आउट इलास्टिसिटीज ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन वाई ए। तो फर्स्ट पॉइंट भव्या बी। अज्यूमिंग, मान लीजिए मैंने एग्जैक्टली नहीं तोड़ा है, मान लीजिए पॉइंट बी जो है ना वो मिड पॉइंट है ऑफ दिस कर्व वाई ए। बी पॉइंट इक्वली बाइसेक्ट्स द कर्व इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फॉर्मूला क्या था? लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। लोअर लाइन सेगमेंट क्या है? बी ए। बाय अपर लाइन सेगमेंट क्या है? बी वाई। कैन आई से वेयर बी ए इक्वल टू बी वाई? बिकॉज मिड पॉइंट है ना सर। अगर बी ए बाय बी वाई में बी पॉइंट मिडिल पॉइंट है, सो एम आई राइट और रॉन्ग दैट बी ए एंड बी वाई आर द सेम? सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वे बोथ आर द सेम। आंसर क्या होगा? This is ED equal to 1. Let's say next point R here. Forget B. What is lower line segment? RA. By what is upper line segment? RY, AY, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में बोलो। RY। देख के क्या बड़ा लग रहा है, RA कि RY? न्यूमरेटर आर ए ग्रेटर देन आर वाई। कभी भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, आंसर 1 से ज्यादा होगा। रिलेटिवली इलास्टिक। समझ पा रहे हैं? अवनी आपका पॉइंट डी ले लेते हैं सरनेम से। व्हाट इज लोअर लाइन सेगमेंट? डी ए बाय डी वाई। देख के बड़ा क्या लग रहा है, डी ए कि डी वाई? डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है तो आंसर इज लेस देन 1। चलेगा मैम? श्रेयांशी पॉइंट एस, व्हाट इज लोअर लाइन सेगमेंट? एस ए बाय वेयर कैन आई से यस और नो, देन ओनली अग्री
SA is nothing. The distance between SA is 0. S point, हाँ वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एक्स एक्सिस से वो टच कर रहा है. सो इज देयर एनी डिस्टेंस बिटवीन SA? 0 है. 0 बाय समथिंग क्या होता है? तो ED इक्वल टू 0 क्या था? सॉरी, परफेक्टली इनइलास्टिक. लास्ट पॉइंट ट्राई करिए ना आदर्श. Z, लोअर लाइन सेगमेंट क्या है? ZA. बाय अपर लाइन सेगमेंट क्या है? ZY. ZY कुछ है कि 0 है? जब डिनोमिनेटर में 0 होता है. आंसर 0 होता है. वाह, चलो आर्यभट्टा बहुत प्राउड होंगे आपके आंसर से. जो भी ऊपर का है. हम आपको आज थोड़ा मैथ पढ़ाते हैं, सुनिए. अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 10 में कितना 0 आता है, प्लीज मत बोलना एक 0 नहीं आता है. अगर कैलकुलेटर पे आप 0 प्लस करें, कितनी बार 0 दबाएंगे तो 10 आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रेस 0 ऑन अ कैलकुलेटर टू रीच 10? पहुंचेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स में पहुंच जाएंगे. 10 डिवाइडेड बाय 0. 0 जब डिनोमिनेटर पे होता है इंफिनिटी होता है. अगर आपसे पूछे 0 में 10 कितनी बार आता है? एक बार भी नहीं आता है, तो उसका आंसर 0 होता है. जी, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक और ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक. एक बार फिर से देख लीजिए. मिडिल पॉइंट को अगर पॉइंट नाम दे हम लोग, लेट्स कॉल दिस कर्व RA. ये पॉइंट हो गया आपका Z. इसका आंसर क्या होगा? कैसे? ZA बाई ZR वेयर ZA इक्वल टू ZR. इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो ED इक्वल टू 1 हो गया. रोशनी, D, लोअर लाइन सेगमेंट क्या है? लोअर कहां से शुरू हो रहा है? D से स्टार्ट करो. लोअर वाला पार्ट क्या है? AD. अपर क्या है? RD. देख के क्या लग रहा है? DA बड़ा है कि RD बड़ा है? तो डिनोमिनेटर बड़ा है. डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होगा आंसर क्या होगा? सोचो, ऐसा डिवाइड करो ना, जब भी दिक्कत तो लिख लो. 3 डिवाइड बाय 4. 3 में 4 एक बार भी आता है क्या? 0.75 टाइम्स आता है, एक बार भी नहीं आता है. 4 में 4 कितनी बार आता है? एक बार आता है, तो आंसर 1 हुआ. 4 में 5 कितनी बार आता है? 4 डिवाइडेड बाय 5, 0.8. एक बार भी नहीं आता भैया, 0.8 आता है, 80% आता है. सो डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब इज ED लेस देन 1. अब ये देखिए, सपोज ये है XA बाय XR. XA देखकर ही बड़ा लग रहा है, तो ED इज ग्रेटर देन 1. मान लीजिए JA बाई JR. JR कुछ नहीं है, 0 है. सो JA बाई JR where JR is 0, infinity, and this is 0. If you are not able to understand, then you can learn. क्या कर सकते हैं फिर? एक ही मतलब तरीका है. हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे जाते हैं. इलास्टिसिटी भी वैसा है. हाईएस्ट इलास्टिसिटी क्या है? इन्फिनिटी. फिर ग्रेटर देन 1 है, फिर इक्वल टू 1 है, फिर लेस देन 1 है, फिर 0 है. इस कर्व को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर कर्व. सॉरी, लीनियर कर्व. लीनियर समझते हैं? स्ट्रेट लाइन. इस कर्व को मैम स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम होता है लीनियर. बचपन में पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बोलते थे उसको हम लोग. y इक्वल टू mx प्लस c.
अभी बस हमको याद दिलाना चाहते हैं, m का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वही इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। यू आर जस्ट लुकिंग एट द इलास्टिसिटी इन अ स्लोप पर्सपेक्टिव, और कुछ नहीं है। y2 माइनस y1, y एक्सिस पे क्या था, प्राइस, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो क्या ले रहे थे, फॉर्मूला वही ले रहे थे, इनवर्स। बट आप क्या कर रहे थे, 1 बाई स्लोप इक्वल टू इलास्टिसिटी। ये एमसीक्यू में बोर्ड सवाल पूछा गया था, कोई मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं बोल पाए थे, बहुत प्राउडली आरकेसी के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाए थे। 1 मार्क क्वेश्चन था, 1 डिवाइडेड बाई स्लोप, स्लोप याद है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब p2 माइनस p1 को क्या बोला जा सकता है, चेंज इन p बाई चेंज इन q नहीं बोल सकते हैं, इसका इन्वर्स कर दें। यही तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था। स्लोप क्या है, स्लोप तो चेंज इन प्राइस को बोल सकते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। वो किसका फॉर्मूला है, नहीं नहीं है वो फॉर्मूला। चलो देखें क्या फॉर्मूला है फिर। क्या बोले थे, राइज इन लव, डूब रहा है ये। हाँ, तो अगर उसका इनवर्स ले लें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का मतलब 1 बाई स्लोप कर दे तो इलास्टिसिटी आ जाता है। क्लियर है, पक्का? ऑफेंड तो नहीं हो रहे ना, हो भी जाएंगे तो हम रुकेंगे थोड़ी ना। नहीं नहीं, जेन्युइनली पूछ रहा है, माइंड तो नहीं कर रहा। शांची, व्हाट इफ इट्स अ नॉन लीनियर कर्व? नॉन लीनियर मतलब समझते हैं? नहीं नहीं, डिमांड कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ऐसा कर्व देखे हैं तो? सारा डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोली नहीं होता है, ये भी एक डिमांड कर्व है। अब इस पॉइंट का इलास्टिसिटी कैसे निकालें, इसका तो टच ही नहीं हो रहा इधर, लोअर लाइन सेगमेंट में अपर लाइन सेगमेंट का स्टोरी खत्म। बोलते एक तरीका है, एक काम करो, जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी चाहिए, कशिश बताइए कहां पे चाहिए, ये ऊपर नीचे कहां पर, यहां पर, इस पॉइंट से ना एक टेंजेंट बना लो जहां पर भी इलास्टिसिटी चाहिए। टेंजेंट मतलब समझते हैं, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है ना, मौत को जस्ट छू के निकलता है, हाँ बस जैसे टच करके निकल जाएगा, दैट इज अ टेंजेंट। अच्छा, सुबह के बैच में ना बच्चा बोल रहा है भैया कहाँ पे हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और कहाँ आप टेंजेंट उंजेंट पढ़ा रहे हैं। मतलब मैंने आपको क्लास 11 में भी बोला था कि क्लास 11 और 12 के इकोनॉमिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप 11 में इको पढ़े ही नहीं है, इंडियन हिस्ट्री पढ़े, अब जाके आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सो इफ इट इज अ लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन, तो लोअर लाइन सेगमेंट में अपर लाइन सेगमेंट डायरेक्टली हो गया। बट इफ इट्स अ नॉन लीनियर कर्व, तो ऑन दैट नॉन लीनियर कर्व प्लीज प्रिपेयर अ टेंजेंट on whatever point you want as an elasticity. For example, Roshni, somebody might come and say that नहीं हमको ये point पे चाहिए, so obviously then increase your axis and then make a tangent like that. जिस point पर आपको elasticity चाहिए, tangent उसको टच करके निकलेगा, and then वही formula लगवाइए, lower line segment by upper line segment. 6 marks का question board में 3 बार आ चुका है. With the help of a well-labeled diagram, explain how would you measure elasticity on a linear and a non-linear curve 3 times in the last 10 years. नहीं नहीं, आपको बस बोला थियरी आंसर है, सारा पॉइंट्स दिखाना होगा। नहीं, अगर आएगा भी तो अब लगभग देख लीजिएगा ना, एग्जैक्ट नहीं देखना। अब ये देख के तो समझ में आ रहा है ना कि मिड पॉइंट है, रूलर देख के नहीं देखना होगा कि भाई डॉट 3.5 पे आ रहा है कि अप्रॉक्स